वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 14 और इस क्लास में हम वैदिक सभ्यता के पार्ट 5 लेक्चर को देखने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो पूरी लेक्चर को आप ध्यान से देखें, साथ साथ नोट्स अपना प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। हम पढ़ रहे थे वैदिक लेक्चर और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हमने कंप्लीट कर लिया था ऋग्वैदिक काल को। हमने बताया था आपको कि वैदिक पीरियड को दो पार्ट में बांटा गया है, एक आपकी ऋग्वैदिक काल और एक आपकी उत्तर वैदिक काल। तो हमने ऋग्वैदिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आइए पढ़ते हैं उत्तर वैदिक के काल को। ठीक, चलिए अब हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहाँ तक हो गया था। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो है आर्यों का विस्तार अब जो है गंगा जमुना के दोआब क्षेत्र तक फैल चुका था। यानी एक बार आप इस मैप पर देखेंगे तो इस मैप में यहाँ पाकिस्तान साइड में ही आर्यों का विस्तार था, इसी साइड में। परंतु धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार आगे की तरफ बढ़कर गंगा जमुना दोआब क्षेत्र तक फैल गया और यह जो था इस सभ्यता का एक नया केंद्र बना था। कौन? गंगा जमुना दोआब क्षेत्र तक, यहाँ तक आप एक बार इस मैप में देखेंगे, यहाँ तक ये पूरा भारत में आर्यों का विस्तार हो चुका था। अब सुनिए, इस उत्तर वैदिक काल की एक विशेषता हमको देखने को मिलती है कि जो ऋग्वैदिक पीरियड में एक पर्वत का नाम देखने को मिला, मुजवंत पर्वत। सेम टू सेम इसी के अलावा उत्तर वैदिक काल में जाकर के हमको 3 और चोटियाँ देखने को मिली है, जिसमें पहला चोटी का नाम है त्रिकुद, दूसरे चोटी का नाम है मैनाक और तीसरे चोटी का नाम है कांच। जिस तरह से ऋग्वैदिक काल में हमको मुजवंत चोटी मिला था पढ़ने को, सेम टू सेम आपकी इस उत्तर वैदिक काल में 3 और चोटियाँ देखने को मिली थी, जो कि उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में उल्लेखित है। वह है त्रिकुद, मैनाक और कांच पर्वत। चलिए, तो ये बस थोड़ा सा एक फैक्ट था, उसको जानना था। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में। तो सबसे पहले उनके समाज को पढ़ना है तो उनकी कृषि और अर्थव्यवस्था को जानना होगा। तो आप जानते हैं आर्यों के जीवन में इसके बाद से एक बहुत बड़ी क्रांति आया, क्योंकि अब ये कहाँ बसने लगे, तो अब ये गंगा जमुना के दोआब क्षेत्र में रहने लगे। अब जाहिर सी बात है, गंगा जमुना के दोआब क्षेत्र में ये रह रहे हैं तो इनको पानी उपलब्ध हो जा रही है। अच्छा, नदी के आसपास रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर उपजाऊ मृदा इनको मिल गया। कैसी मृदा? तो उपजाऊ मृदा मिल गया। अब उपजाऊ मृदा को लेकर के ये अच्छा खासा अपना कृषि कर सकेंगे। तो इसी के बाद से उत्तर वैदिक काल में आकर के आर्य लोगों ने कृषि करना प्रारंभ किया, लेकिन वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। कैसा कृषि? बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने शुरू किया। और इसके साथ साथ अब ये लोग पशुपालन के स्थान पर कृषि अब इनका मुख्य व्यवसाय बन गया, क्योंकि कृषि को ये ज़्यादा महत्व देने लगे। हमने जाना था कि ऋग्वैदिक काल में वहाँ पर पशु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था, लेकिन यहाँ तक आते आते अब उनके लिए क्या, तो आपकी कृषि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अब आइए जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल की कुछ नदियों के बारे में। जिस तरह हमने ऋग्वैदिक काल में नदियों के ऊपर बात किया था, सेम टू सेम उत्तर वैदिक कालीन के ग्रंथों में हमको देखने को मिली है 3 नदियाँ। एक सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में यहाँ पर उल्लेख देखने को मिला है। अफगानिस्तान की प्रमुख नदियाँ के बारे में उल्लेख मिला है और इसके साथ साथ सरस्वती नदी का भी उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हमको देखने को मिला है। अभी हम बात किए कि गंगा जमुना दोआब क्षेत्र का मिला, उसके साथ साथ ये 3 नदियों के बारे में भी हमको उत्तर वैदिक कालीन में देखने को मिला था। तो अब तक हम क्या जाने कि इनका जो भौगोलिक विस्तार था वो मुख्य विस्तार क्षेत्र में गंगा जमुना दोआब क्षेत्र में आ गया। इसके अलावा आपकी अतिरिक्त पर्वत में त्रिगुद, मैनाक और कांच पर्वत का उल्लेख मिला उत्तर वैदिक कालीन के ग्रंथों में। और अब इनका आर्थिक आधार कृषि हो गया। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि पूर्वी सीमा सदा नीरा नदी या फिर गंडक नदी बनी। इतने बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो उनकी राजनीतिक स्थिति थी वो किस प्रकार से बदला।
क्योंकि सॉरी उत्तर वैदिक काल, हाँ उत्तर ऋग वैदिक काल में हमने वहाँ राजनीतिक स्थिति को पढ़ा। अब यहाँ पर हम उत्तर वैदिक काल में इनके राजनीतिक स्थिति को पढ़ेंगे। तो हुआ क्या था कि जैसे ये लोग ऋग वैदिक काल को छोड़कर का उत्तर वैदिक पीरियड में आ गए तो इनके राजा के पद में कुछ परिवर्तन हुआ। अब कौन कौन सी परिवर्तन, तो याद करिए हम आपको बताए थे कि राजा का पद उन समय वंशानुगत नहीं था और गरिमामयी भी नहीं था। लेकिन जैसे ये पीरियड आ गया आपकी उत्तर वैदिक काल, तो यहाँ पर राजा का पद महत्वपूर्ण हो गया और साथ साथ गरिमामयी भी हो गया। और वहाँ पर वंशानुगत नहीं थी, परंतु यहाँ पर राजा का पद अब वंशानुगत हो गया और साथ साथ राजा प्रजा का रक्षक और धर्म का संरक्षक भी यहाँ पर माना जाने लगा। और उसके बाद पूरे शासन का स्वरूप उसी राजा के हाथों में आ गया। यानी अब उत्तर वैदिक काल में जो सबसे मेन बन गए वो है वहाँ के राजा। और राजा का पद किस प्रकार से रहा, तो वो वंशानुगत रूप से रहा है। और इस समय के राजा अब कई सारी उपाधियाँ धारण करते थे, जैसे कि वो सम्राट और विराट की उपाधि धारण करते थे, स्वराट और एक राट की उपाधि धारण करते थे, भोज की उपाधि धारण करते थे। ये सब उन राजा के उपाधियों के बारे में है कि ये लोग इस समय ऐसे ऐसे उपाधियाँ धारण किया करते थे। अब दिशाओं के अनुसार इनको कुछ अलग अलग कहा जाने लगा। जैसे राजा को उत्तर में विराट कहा जाने लगा, भारत के उत्तर में इनको क्या कहा गया, विराट। दक्षिण में इनको भोज नहीं एक राट कहा गया, भोज भी कहा गया, ध्यान में रखेंगे, और साथ साथ एक राट भी कहा गया। इसके बाद आपकी पश्चिम में स्वराट कहा गया और पूरब में सम्राट कहा गया। ये उस समय के राजा की जो उपाधियाँ के बारे में बताया गया है। अब आइए हम जानते हैं वैदिक यज्ञ के बारे में कि इस समय कौन कौन से यज्ञ हुआ करते थे। तो इस समय राजा द्वारा कई सारे यज्ञों के यज्ञ करवाए जाते थे, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। ये सब के सब यज्ञ इस समय कराए जाते थे। किनके द्वारा, तो राजा के द्वारा करवाए जाते थे। अब बात करते हैं राजसूय यज्ञ के बारे में, आखिर ये क्या है। तो राजसूय यज्ञ जो है, यह यज्ञ मुख्य रूप से राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था। इसके द्वारा राजा को काफ़ी दैवीय शक्ति प्राप्त होने का एक विश्वास किया जाता था, क्योंकि जब राज्याभिषेक किया जाता था तो ऐसा उन लोगों का मानना था कि अब इनके पास एक दिव्य शक्ति आ गया। तो इसी के लिए वो लोग ये यज्ञ करते थे और इसे हर वर्ष मनाया गया था। ऐसा नहीं है कि ये आज मनाया गया कल नहीं, इसे प्रति वर्ष मनाया जाने लगा और यह राजा की एक निरंतर शक्ति का प्रतीक भी बन गया। तो राजसूय यज्ञ इसको कब कराया गया, तो इसको राजा के राज्याभिषेक के समय कराया गया था, ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा जो यज्ञ करवाते थे वो अश्वमेघ यज्ञ, और आपको बताए थे अश्वमेघ यज्ञ क्या था। इसमें एक यज्ञ कराकर और घोड़ा को छोड़ा जाता था और जहाँ तक के वो घोड़ा जाता था वहाँ तक के ज़मीन को उस राजा के अधीन मान लिया जाता था और जो भी उसको पकड़ता था उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। इस यज्ञ की कुल समयावधि 3 दिन होती थी, जो अत्यंत भव्यता के साथ जो है संपन्न किया जाता था। तो ये अश्वमेघ यज्ञ है। अब बात करते हैं हम तीसरे यज्ञ की, वो है वाजपेय यज्ञ। शक्ति का ये प्रदर्शन का यज्ञ होता था। इसमें खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था, जैसे कि रथ दौड़ होती थी जिसमें राजा भी हिस्सा लेता था और साथ साथ वो स्वयं जीतता भी था इस यज्ञ में। ऐसा था कि यज्ञ होता था और कई सारे लोगों को बुलाया जाता था कि खेल प्रतियोगिता के लिए, और उसमें रथों को दौड़ाया जाता था जिसमें राजा जीतता था। ये तो इस प्रकार की भी यज्ञ इस समय हुआ करती थी। किस समय, उत्तर वैदिक काल में। तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में सैन्य एवं आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में राजा के पास अपनी कोई अस्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय जो नागरिक हुआ करते थे वहीं उनकी सेना के रूप में कार्यरत थे, और राजा को जो दिया जाने वाला कर था वो बलि कहलाता था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है
कि उत्तर वैदिक काल में राजा को जो टैक्स के रूप में दिया जाता था उसका नाम क्या था, तो बल्ली है। लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे यहाँ के भी सम्राट निरंकुश होता जा रहा था, क्योंकि सारी पावर उनके हाथ में थी। तो राजा का महत्व इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि इस समय राजा का पद वंशानुगत एवं गरिमामयी हो गया। बलि, राजा को जो दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था वो बलि कहलाया। और अथर्ववेद का एक कथन है कि सभा व समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इसको आप ध्यान रखिए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सम्राट की प्रकृति, अब सम्राट धीरे धीरे निरंकुशता की ओर झुकाव हो गया और स्त्रियों की स्थिति, सभा में प्रवेश करने के अधिकार का ये ह्रास हो गया, स्त्रियों की स्थिति का। हाँ जी, तो अब हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी। तो ध्यान देंगे, उत्तर वैदिक काल ही वह पीरियड था जिसमें लोगों को लोहे का ज्ञान हो गया। अब तक हमने इतिहास को पढ़ा, कहीं पर भी हमने ये नहीं पढ़ा कि इनको लोहे का ज्ञान हो गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल ही वह समय था जिसमें 1000 BC में लोहे की खोज यहाँ से हो गई। जब एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए लोहे की खोज कहाँ से हुई है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। एटा, उत्तर प्रदेश के एटा अतरंजी खेड़ा नामक जिला में एक जगह है जो जिसका नाम क्या है, एटा। तो एटा में आपको देखने को मिलता है लोहे की खोज। और इसके बाद मानव ने खेती करना एकदम बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू किया। और अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथुवैंध्य ने कृषि की शुरुआत करी थी, ये बात बताया गया है। ठीक, और इसी अथर्ववेद में फसलों को भारी क्षति पहुंचाने वाली टिड्डियाँ जो हैं उनका भी उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए, तो इस कृषि का जो एकदम बेहतरीन प्रचलन अब शुरू हो गया, तो बात करते हैं इसका साक्ष्य हमको कहाँ से देखने को मिलता है। तो एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें कृषि की समस्त वैज्ञानिक पद्धतियों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है, जिसमें जुताई, बुआई, कटाई, मढ़ाई, ये सारा प्रोसेस इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। और उसी प्रकार से काठक संहिता भी है, जिनमें कृषि का साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। और इस बात का उल्लेख मिलता है कि 24 बैल मिलकर एक हल एक साथ खींचते थे उस हल को। दैट मीन्स कि उत्तर वैदिक काल में अब जो खेती बाड़ी है, कृषि है, वो बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। वैज्ञानिक उपकरण आ चुके हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ चुके हैं, उनके आधार पर ये खेती बाड़ी अब कर रहे हैं और उस खेती बाड़ी के आधार पर ये अपने जीवन यापन कर रहे हैं। इसके बाद इसी में पशुपालन करके अधिशेष नगरीय क्रांति के द्वारा भी अपने आर्थिक जीवन को चलाते थे। तो पशुपालन, आर्यों की जो आजीविका थी पशुपालन, उसमें गाय और घोड़ा सबसे उपयोगी हुआ करता था और है मालिक। साथ में इसका यूज करके ये लोग अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारते थे। इसके अलावा अधिशेष उत्पादन करते थे। लोहे की हल और उन्नत तकनीकी से कृषि में अधिशेष उत्पादन होने लगा, जिसके चलते घरेलू आवश्यकता की पूर्ति तो होने लगा, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग उस चीज़ों को बाज़ार में भी बेचना शुरू कर दिए। तो अधिशेष अनाज को बेचने के लिए बाज़ार बने और बाद में चल करके दूसरी नगरीय क्रांति भी वहीं कहलाया। ठीक, तो इस प्रकार से करते धरते आर्यों ने एक बड़ा बेहतरीन अपना जीवन शुरू कर दिया। अब इनकी व्यापारिक चीज़ों में कुछ पहलू देखने को मिलते हैं, जैसे मुद्रा प्रणाली। इस समय क्या था कि धात्विक मुद्रा का बहुत ज़्यादा अभाव था, लेकिन फिर भी ये अपना व्यापार करते थे। लेकिन किस सिस्टम के द्वारा, तो सिस्टम शुरू से ही बताए हैं। एक सिस्टम यहाँ पर चला करते जिसका नाम था बार्टर सिस्टम। क्या नाम था? बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर ये चीज़ों की खरीद बिक्री किया करते थे। और मुद्रा का जो सर्वमान्य मानक है वो निष्क और गाय का उपयोग होता था। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि जो कृषि की वैज्ञानिक विधियाँ किसमें मिली है? शतपथ ब्राह्मण में। राजा पृथुवैन्य का वर्णन कहाँ देखने को मिला है? तो अथर्ववेद में। और व्यापार के मुख्य साधन क्या थे? तो निष्क एवं गाय और वस्तु विनिमय प्रणाली। आई होप आपको ये आर्थिक जीवन समझ में आ गया।
अब आइए चलते हैं आगे। चलिए अब हम जानते हैं उत्तर वैदिक काल की सामाजिक जीवन के बारे में कि किस प्रकार से उनका समाज रहा करता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके समाज में परिवार और वर्ण व्यवस्था की। तो परिवार यहाँ पर भी पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार हुआ करता था और उस परिवार के मुखिया वहाँ के पिता या कोई बड़ा पुरुष होता था। और सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के लिए लोग कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग करते थे। गोत्र जो कि ऋषि मुनि के नाम पर रखा जाता था, कुल उसी के आधार पर भी। तो पारिवारिक संरचना पितृसत्तात्मक थी, संयुक्त परिवार में रहा करते थे, कुल और गोत्र के आधार पर अपनी पहचान रखते थे। और वर्ण, इस समय भी वर्ण 4 वर्णों में विभाजित देखने को मिला है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि थोड़ा सा बदलाव यह आया कि वर्ण व्यवस्था अब कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित हो गई, कि अब अगर जन्म से वो क्षत्रिय है तो जन्म से क्षत्रिय रहेगा, अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण रहेगा। तो ये बदलाव थोड़ा सा देखने को मिला। अब बात करते हैं समाज में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार थी। तो समाज में किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष सामाजिक असमानता नहीं थी यहाँ पर, और साथ ही स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त था, और समाज में विधवा विवाह को मान्यता प्राप्त थी तथा वह स्वतंत्र रूप से संपन्न होती थी। और विशेष परिस्थितियों के लिए नियोग प्रथा भी यहाँ पर चलने लगा, और साथ ही वैवाहिक संरचना में एक से अधिक पत्नियाँ रखने यानी बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन देखने को मिलेगा। और उसके साथ में यदि कोई पुरुष मर जाते हैं तो उनकी पत्नी को उनके देवर से विवाह करने का भी अधिकार मिल गया कि अब वो कर सकती थी। यानी इसमें उत्तर वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति एकदम बेहतरीन हो गई थी, कहने का मतलब यही है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति किस प्रकार से थी उनकी। आई होप आपको उतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो ध्यान देंगे, उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक विश्वास था मुख्यतः बहुदैववाद से एकेश्वरवाद की ओर झुकाव हुआ, यानी बहुदैववाद भी लोग मानते थे, एकेश्वरवाद विचारधारा को भी मानते। तो यहाँ पर है जो उत्तर वैदिक काल में प्राकृतिक बहुदैववाद को ये मानते थे कि विभिन्न शक्तियों की, देवताओं को पूजने की परंपरा होती है, उसी को बहुदैववाद बोलते हैं। और उसी प्रकार से एकाधिदैववाद को भी मानते थे, यानी एक समय में एक ही देवता को सर्वोच्च मानकर उसकी स्तुति करते थे, उसकी पूजा करते थे। और उसके साथ ही एकेश्वरवाद को भी अब मानने लगे, क्योंकि मानते थे कि एक ही ईश्वर है, तो उसको एकेश्वरवाद कहा गया। यानी धार्मिक अगर विचारधारा की बात करें तो बहुदैववाद की जगह पर एकाधिदैववाद और एकेश्वरवाद जैसी विचारधारा अब इन लोगों में पनपनी शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन में यज्ञ का क्या महत्व था। तो आर्य जो थे नियमित रूप से यज्ञ और पूजा पाठ किया करते थे। समय के साथ यह यज्ञ बहुत ज़्यादा जटिल हो गई, जिसको हम महाभारत में, रामायण में कई सारी चीज़ों में देखते आ रहे हैं। कर्म कांडों और मंत्रों की शुद्धता पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था, लेकिन इतने होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें यहाँ पर गलत देखने को मिली है, जैसे कि शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं दिया गया था। उसके अलावा शूद्रों को उपनयन संस्कार से यानी पवित्र धागा धारण करने का भी अधिकार नहीं था, और धार्मिक शिक्षा और अनुष्ठानों से शूद्रों को बाहर रखा जाता था, उनको पूर्णतः बहिष्कार किया गया था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गलत देखने को मिली है, वरना ये समाज बहुत अच्छा था, आर्य समाज के लोग। तो एक ये लास्ट ज़रा ध्यान देंगे इधर कि ब्राह्मण, इनके जो धार्मिक अधिकार थे वो यज्ञ करना, पठन पाठन करना, उपनयन को मानना, और इनके जो प्रमुख देवता होते थे अद्व्यायी या पुरोहित होते थे। इसके बाद क्षत्रिय, ये इनके भी अधिकार होता था रक्षा करना, यज्ञ करना, उपनयन करना, और इनके जो देवता होते थे वो द्विज श्रेणी के होते थे। वैश्य, ये जो थे कृषि कर सकते थे, दान कर सकते थे, उपनयन, और इनके देवता को द्विज श्रेणी में कहा गया था। और शूद्र, ये निषिद्ध हुआ करते थे, किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं प्राप्त था, और इनके देवता को पूषण देवता कहा जाता है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। कोई बहुत बड़ा नहीं था ये, कोई बहुत बड़ी इशू भी नहीं थी। अगर इसको और डीप में लेकर चलते तो और भी बहुत ज़्यादा डीप में जाता, इसलिए इसको यहीं पर रखते हैं जहाँ से ज़रूरी चीज़ें कुछ एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ठीक है, ये चैप्टर आपकी पूरी तरह से फिनिश हो गई। कल एक नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।